जी। प्रियदर्शन जी नमस्ते। नमस्कार दिव्यानी। और हमारे सभी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी साथियों को भी नमस्ते, जो अभी हमें लाइव सुन रहे हैं या अभी थोड़ी देर में हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। ये हाँ हाँ। ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम आज ये लाइव बातचीत करने जा रहे हैं। ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया एक अनौपचारिक समूह है ऐसे बहुत सारे लोगों का, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाओं में अनुवाद का काम करते हैं। और अनुवाद का काम जिस तरह का, जितना महत्वपूर्ण काम है और जितना एक तरह से अनरिकॉग्नाइज्ड भी दिखाई देता है, तो जो बहुत सारे अनुवाद करने वाले लोग हैं, जो दिल्ली में, मुंबई में, कहीं तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, अलग अलग जगहों पे जो लोग हैं और अनुवाद के काम में जुटे हुए हैं, उनको ये एक तरह की सॉलिडारिटी की, एक साथ आने की जरूरत महसूस हुई कि हम लोग एक मंच पे आए और अनुवाद के काम और अनुवादक की भूमिका को थोड़ा सा बेहतर ढंग से आपस में भी रिकॉग्नाइज करें और उसको ठीक ढंग से असर्ट भी कर पाएं। तो ये इस तरह का अनौपचारिक मंच है, और इसी मंच से हमने अभी रिसेंटली हमने ये सोचा कि अपनी बात को ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए ये जो सोशल मीडिया का जो माध्यम है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और इस सिलसिले में हमने पिछले 7 मार्च को बातचीत की थी प्रभात रंजन जी के साथ में। वो भी अनुवाद का काम, उन्होंने कई सारी किताबों का अनुवाद किया, हिंदी के प्रमुख लेखक हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रियदर्शन जी जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से नमस्कार। जी। तो प्रियदर्शन जी हिंदी के जाने माने पत्रकार हैं, हम लोगों में से किसी किसी से उनका नाम छुपा हुआ नहीं है। आप हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक हैं, बहुत सारी किताबें, अनुवाद, उपन्यास, जिंदगी लाइव, कई कविता संग्रह, कहानी संग्रह, आलोचना की किताबें, पत्रकारिता के बारे में किताबें, तो कई किताबें आपके नाम से अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। और आपने अनुवाद में बहुत महत्वपूर्ण काम किए, कुछ बड़े महत्वपूर्ण अनुवाद आपके अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। खासतौर से सलमान रुश्दी का जो मिडनाइट्स चिल्ड्रन है, आधी रात की संतानें, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, बहुत चर्चित किताब है, जिसका अनुवाद आपने किया। अरुंधति राय की कुछ किताबों का, जो उनका एक लंबा लेख था ग्रेटर कॉमन गुड, उसका अनुवाद आपने किया। उसके अलावा कई महत्वपूर्ण लेखकों का आपने अनुवाद किया है, लगभग 10-11 अनुवाद की किताबें आपके नाम से प्रकाशित हैं। उसके अलावा पत्रकारिता में अनुवाद, इस विषय पे आपने अरुण कमल जी के साथ में मिलकर एक पुस्तक का संपादन भी किया है। और आप खुद, आपकी किताबों का भी अनुवाद अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी में और मराठी में हुआ है, जिसमें आपका उपन्यास और आपका एक कविता संग्रह शामिल है। तो अनुवाद के बारे में, क्योंकि ये कार्यक्रम का हम केंद्र जो है, मुख्य विषय अनुवाद और अनुवाद की संभावनाओं पे हम बात करने वाले हैं आज। तो आज की बातचीत में हम प्रियदर्शन जी से अनुवाद के ही विषय में बात करेंगे, अन्यथा बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विषय हो सकते हैं। तो प्रियदर्शन जी, हमारा आज का विषय है अनुवाद, संभावनाओं का संसार। और मुझे लगता है कि ये जो संभावनाओं का संसार है, इसको हम सभी लोग अपनी अपनी तरह से समझते हैं। तो आप, क्योंकि इतने विविध क्षेत्रों में रहते हुए आप अनुवाद के काम को भी अंजाम देते रहे हैं, तो मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस संभावनाओं के संसार को किस तरह से देखते हैं, अपनी बात इस बारे में रखें। दिव्यानी, पहले एक छोटी सी बात मैं स्पष्ट कर दूं। जी। मेरी 7 किताबें अनुदित प्रकाशित हैं, 11-12 नहीं। उसमें मेरी दो जी। वो मेरी किताबों का अनुवाद, इसलिए कि मुझे लगा कि कहीं कोई तथ्य किसी को ये न लगे, बस इसीलिए मेरी 2 जी। किताबों जी। को मिला दे तो 9 किताबें ऐसी हो जाएंगी जिसका अनुवाद से वास्ता है। खैर, एक बात ये हुई। जी। अनुवाद संभावनाओं का क्षेत्र है, ये 3 तरह से मैं देखता हूं। जी। बतौर पाठक, बतौर अनुवादक और बतौर लेखक। बतौर पाठक मैं मानता हूं कि अगर अनुवाद की ये बहुत समृद्ध दुनिया नहीं होती, तो हम लोग शायद जीवन और साहित्य और अपने समाज और अपनी दुनिया की इतनी पक्की समझ रखने वाले लोग नहीं हो पाए होते, या जो समझ है वो हमारी इतनी विस्तृत नहीं होती। मुझे याद है कि एक पाठक के तौर पे शुरू करते हुए मुझे सब अपने आसपास जो हिंदी में लेखक मिले, मतलब मैं अक्सर कहता हूं कि प्रेमचंद तो हिंदी के लेखक हैं ही, शरद चंद्र और विमल मित्र को भी हमने हिंदी के लेखक के तौर पे ही पढ़ा, और मैक्सिम गोर्की को भी हिंदी के लेखक के तौर पे पढ़ा, टॉल्स्टॉय को भी हिंदी के लेखक के तौर पे पढ़ा।
लूशून भी हमारे लिए हिंदी के लेखक थे, बर्तोल्ट ब्रेख्ट हिंदी के कवि, पाब्लो नेरुदा हिंदी के कवि। तो और नाटकों में विजय तेंदुलकर हिंदी के नाटककार। वाकई बिल्कुल। जब मुझे पहली बार पता चला कि विजय तेंदुलकर मराठी के नाटककार हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अच्छा, बादल सरकार हिंदी के नाटककार, गिरीश कर्नाड हिंदी के नाटककार। तो आप बिल्कुल। देखिए कि ये सब लोग मतलब हमारी हिंदी के करीब न जाने किन किन अनुवादकों की मार्फत आए। और इसमें मैं यूरोप के उस साहित्य को अभी तक जोड़ नहीं रहा हूं। अल्बेर जी, कामू का अजनबी जैसा उपन्यास हमने पढ़ा। टॉम काका की कुटिया का अंग्रेजी में क्या नाम था मैं भूल गया। द जी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो एक औरत का चेहरा उसका। इसका ऊपर सिंक्लेयर लेविस 1930 में उसको नोबेल प्राइज मिला था, उसका उपन्यास। या ऐसे बहुत सारे उपन्यास जिनको, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कविताएं जी, जिन्होंने, जो अगर हमारे जीवन में नहीं आई होती तो जीवन कम समृद्ध, बल्कि बहुत ढंग से विपन्न रह गया होता। तो जी, एक पाठक के रूप में अनुवाद ने मेरे भीतर ये पैदा किया है। एक अनुवादक, एक लेखक के तौर पे जाहिर है कि जब मैं पहली बार मैंने पाया कि मेरी किताब का मराठी में अनुवाद हुआ, तो मैं बड़ा जी, खुश हुआ। और अचानक अनजान नामों वाले मराठी उच्चारण वाले फोन आते हैं। वो बताते हैं कि आपका अनुवाद पढ़ा, तो मुझे लगता है कि अरे, मैं वहां तक पहुंच गया। तो ये जो खुशी है कि अपने पाठकों का, अपने मित्रों का दायरा बड़ा होते जाने की, ये अनुवाद से संभव होता है। लेकिन मूल बात जिस पे हम लोग आज शायद बातचीत करेंगे, जी, अनुवादक के लिए अनुवाद की संभावना। यहाँ एक बात है, अनुवादक की चुनौती, जी, बिल्कुल। दुर्भाग्य से, मतलब मुझे याद आता है कि मार्केज ने कभी कहा था कि उसके अनुवादक को उससे जी, दुगना पैसा मिलना चाहिए। ने जितना मार्केज को मिलता है उससे दुगना उसके अनुवादक को मिलना चाहिए। ये बात मार्केज ने कही थी। दूसरी बात मुझे लगता अनुवादक है की अक्सर, थोड़ा-सा आपके यहाँ नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है। नहीं मेरे यहाँ नहीं आ रहा है क्या? अ, अब आवाज साफ आ रही है मेरी? हाँ, ठीक है, ठीक है। थोड़ा-सा मुझे आपकी आवाज़ डिस्टर्ब दिखाई सुनाई दे रही थी। अब ठीक है, अब हाँ। ठीक है? जी, ओहो। तो मैं बोल रहा हूँ कि जी, अनुवादक जी, के जी, तौर हुँ, पर मेरी दो चुनौतियां सबसे बड़ी जी, होती हैं। एक तो अक्सर जी, कोई भी अनुवाद लेखक को पसंद नहीं आता है। उसको लगता है कि काश इसका इससे हुँ, बेहतर अनुवाद होता। बल्कि मैं जी, मिलान कुंदेरा का उपन्यास जोक जब खरीद के लाया था, जो बड़ा मशहूर उपन्यास है, तो जी, वो चूंकि चेक से अंग्रेजी में अनुदित है, उसने जी, उसके 5 संस्करणों के अलग-अलग अनुवादों की चर्चा की विस्तार में, और बताया है कि जी, कैसे ये अनुवाद पिछले अनुवादों से बेहतर है। तो जी, अनुवाद की पहली चुनौती तो लेखक की अपनी बनाई कसौटी पे खरा उतरना होता है। जी, दूसरी चुनौती, जो पाठ हम कर रहे हैं किसी भी रचना का, जी, उस जी, पाठ की हमारे भीतर जो अनुगूंजें हैं, उन जी, अनुगूंजों को ज्यों का त्यों अनुवाद में उतारना होता है। जो अक्सर मैं जी, देखता हूं कि बिखर जा, हालांकि इसके बावजूद मतलब मुझे ध्यान आता है कि रूस के जिन उपन्यासों को हम लोग बहुत चाव लेके पढ़ते रहे, उनमें कई बहुत जी, खराब अनुवाद थे। लेकिन जी, तब भी हम उनकी मार्फत उन लेखकों तक पहुंचे। तो जी, दूसरा ये है, हिंदी के अनुवादक की जो सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन वो तीसरी है, वो जी, संसाधनों की चुनौती है। जी, उसको अनुवाद के लिए न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती है। और जी, मेरा अनुभव इस मामले में बड़ा दिलचस्प है कि जो जी, पहली बार, मतलब एक तो मैं घरेलू ढंग से, जो शौकिया ढंग से जो अनुवाद किया करता था कॉलेज के दिनों में, या अखबार में कॉलेज में पढ़ाई करते हुए, मुझे याद है, अचानक याद आया कि माई फ्रोजन ईयर्स इन कश्मीर, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, वो जगमोहन की किताब थी, उसके कुछ हिस्सों का अनुवाद किया था। इसी तरह, तो अनुवाद तो शौकिया थे। अनुवाद जी, की प्रोफेशनल दुनिया में मैंने कदम रखा एक प्रकाशन के साथ, जिसके 1 साल के जो ईयर बुक निकलती है, ईयर हुँ, बुक हुँ, के 55 पृष्ठों का मुझे अनुवाद करना था। जी, तो 55 पृष्ठों का अनुवाद मैंने 2-3 दिन में जल्दी जल्दी करके दे दिया। मैं बिल्कुल फ्रीलांसर था। और हम लोग जी, अनुमान लगाते थे, मैंने पूछा नहीं था कि क्या इसकी दर होगी। हम लोग अनुमान लगाते थे कि ये तो कम से कम 100 रुपए पेज भी हुआ तो 5500 रुपए मिलेंगे। फिर मेरे साथी ने कहा कि 100 रुपया तो बहुत कम है, 200 रुपए पेज होगा। तो मुझे लगता था 3 दिन में मैंने 11,000 रुपए कमा लिए। 6 महीने जी, बाद जब उसका पारिश्रमिक मिला तो पता चला 854 रुपए मिला। मैं बिल्कुल स्तब्ध था। मैंने जाके बात की तो पता चला कि 50 रुपए 1000 शब्द का अनुवाद है, और वो जी, सरकारी रेट है। तो मैंने कहा कि अब जीवन में अनुवाद नहीं करना है।
फिर मिडनाइट स्टूडेंट का अनुवाद आया सामने, जी, वाणी प्रकाशन और अरुण माहेश्वरी ने। उन्होंने मेरे लिए कई मतलब व्यवस्थाएं की कि वो अनुवाद मैं सुगम ढंग से कर सकूं, और जी, उसका पारिश्रमिक भी उस सरकारी रेट के तिगुना मैंने उन दिनों लिया। 150 रुपए 1000 शब्द का, जो 50 रुपए सबको मिलता था। करीब 36,000 रुपए 1995 में मुझे इस अनुवाद के मिले। ये जी, सिलसिला लंबा चलेगा, मैं इसका इतिहास बताता चलूंगा तो। लेकिन जी, मैं आज भी पाता हूं, एक अनुवाद के लिए अगर आप दिन में 5 घंटे मेहनत करते हैं, जी, 5 घंटे मेहनत करके आप अधिकतम, मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि बहुत तेज अनुवादक भी 5 घंटे हुँ, में 3,000 शब्दों से ज्यादा का अच्छा अनुवाद नहीं कर सकता है। जी, लगातार 5 घंटे मेहनत करे, और अभी की दर के हिसाब से भी उसका भुगतान, मतलब जो हालत है, उसमें 1-1,500 रुपए नहीं होगा। तो जी, मुझे कई बार लगता है कि अनुवाद इतना कम है कि वो अक्सर संघर्षशील पत्रकारों की या संघर्षशील फ्रीलांसर्स की के समय काटने का जरिया बन जाता है। जी, उसमें जी, अच्छे प्रोफेशनल लोग नहीं आते हैं। जी, हिंदी की दूसरी चुनौती ये है कि प्रकाशन गृहों में ऐसे संपादक नहीं हैं जो अनुवाद की के मर्म को समझ सकें। जी, वो करते क्या है कि कोई भी अनुवाद कर दे। अच्छा, मैं मानता हूं जी, कि सेवाओं की कोई दर नहीं होती है। जैसे चाय आप कहीं 50 रुपए भी की पीते हैं, कहीं 5 रुपए की भी पी लेते हैं, और जी, कहीं आपको 500 रुपए की भी मिलती है। उस क्वालिटी पे निर्भर करता है, उस माहौल पे निर्भर करता है जिसमें आपकी चाय की कीमत तय होती है। मैं मानता हूं कि अनुवाद के साथ भी वही बात है जिसको लोग समझते नहीं है। आपको जी, बहुत आला दर्जे का अनुवाद चाहिए तो आपको आला दर्जे का भुगतान करना होगा। तो ये जो बिल्कुल, तीसरी चुनौती एक अच्छे अनुवादक के सामने है, जब तक मेरे सामने जी, आर्थिक संघर्ष था, जब तक मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं अनुवाद कर लिया करता था। जब वो जी, जरूरत खत्म हो गई, मैं अंग्रेजी पढ़ने लगा, किताब पढ़ पढ़ के काम चला लेता हूँ। जी, अनुवाद मैंने करना छोड़ दिया। तो जी, ये जो संकट है, हिंदी का अभी सबसे बड़ा संकट है अनुवाद में। जी, बल्कि मूल लेखन में भी है, अनुवाद की बात क्यों करें। लेकिन बिल्कुल, चूंकि हम अनुवाद की ही बात कर रहे हैं अभी, तो न्यूनतम मजदूरी अनुवाद में नहीं मिलती है। इसके लिए मैंने जी, प्रकाशकों से झगड़े किए हैं बाकायदा। जी। जी, तो मुझे लगता है कि एक तरफ अनुवाद किस तरह से हमारे लिए संभावनाओं का एक संसार खोलता है कि दुनिया की तमाम भाषाओं के साथ में हमें अंतर्क्रिया करने का, दुनिया में तमाम भाषाओं में जो ज्ञान का निर्माण हो रहा है उसे हम तक पहुंचाने का काम करता है। और अभी प्रियदर्शन जी ने सिर्फ जो बातचीत की है वो खासतौर से साहित्य पे केंद्रित बातचीत की है, लेकिन अनुवाद का जो संभावनाएं हैं और अनुवाद जिस तरह की दुनिया से हमें जोड़ता है वो साहित्य तक ही सीमित नहीं रहता है। चाहे आप मेडिकल पढ़ना हो हमें, या चाहे हमें दूसरे साइंसेस पढ़ने हो, या फिलोसफी पढ़ना हो, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना हो, तो ये सारे तमाम जो साहित्य, तमाम जो ज्ञान के क्षेत्र हैं, इन सभी में अनु यदि हम अनुवाद के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हम बहुत सीमित उस दुनिया में केंद्रित रह जाएंगे जिसको कि हम जानते हैं। क्योंकि दुनिया में ज्ञान का जो निर्माण है, सृजन जो है वो बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में हो रहा है, और उसको जब तक हम आपस में एक दूसरी भाषाओं में नहीं लेके आएंगे तब तक हमारे सामने ये जो एक संभावनाओं का क्षेत्र खोल सकता है जो काम, वो हमारे लिए एक चुनौती की तरह उपस्थित रहता है। क्योंकि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके जो काम का अ, जिस तरह से उसके काम को वैल्यू किया जाना चाहिए उस ढंग से उस काम का वैल्यू किया नहीं जाता है। अ, इस बीच में हमारे साथ में कई सारे लोग जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी। कई लोगों के मैं कमेंट्स देख पा रही हूँ। दीपेंद्र बघेल जी हैं, प्रतिभा कटियार हैं, सिद्धार्थ नीर जी हैं, कुमार गौरव जी हैं, और मनीषा पांडे भी हैं। और कुछ सवाल भी आने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि हम पार्टिसिपेंट्स के सवालों पे जाएंगे। उससे पहले कुछ थोड़ा सा बातचीत हम इसके बारे में, और जो खास तौर से जो आपके अनुभव हैं, क्योंकि आपने बहुत एक फौरी तौर पे आपने बताया कि आप किस तरह से अनुवादों की शुरुआत आपने की, और किस तरह के जो कमाई को लेके जो मसले हैं अक्सर जिन पे बात नहीं हो पाती है, और जिस पे थोड़ा संभवतः और भी विस्तार से यदि आप प्रकाश डालेंगे तो निश्चित रूप से वो जो हमारे जी, जी, जी। इस ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया जो ग्रुप के साथी हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग फ्रीलांस अनुवादकों के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें इस तरह के अनुभव
किस तरह से आप बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं, किस तरह की बाजार की स्थिति है, इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे तो ज़रूर बहुत मदद मिलेगी। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। मैं पहले ये चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा आपका जो जिस तरह की किताबों के आपने अनुवाद किए हैं और वो जो एक तरफ जब हम अनुवाद करते हैं, हम अनुवाद बेशक एक तरह की आर्थिक ज़रूरत के समय में भी अनुवाद को करना चुनते हैं। लेकिन अनुवाद करना हमारे लिए हमारी दुनिया को जानने के हमारे नज़रिए में एक तरह का विस्तार करता है। जैसे मैं देखती हूँ कि आप खुद एक पत्रकार हैं और पत्रकार को अक्सर बहुत संक्षिप्त और सरल वाक्यों में अपनी बात को कहना होता है ताकि वो हर एक व्यक्ति के साथ में जुड़ सके। लेकिन मैं जब आपके अनुवाद देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आप जब मिडनाइट चिल्ड्रन का अनुवाद कर रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि सलमान रश्दी मैंने बहुत बरसों पहले उस किताब को पढ़ा था, लेकिन जो मेरी स्मृति है वो यही है कि काफ़ी लंबे जटिल वाक्य और काफ़ी जटिल बिल्कुल, बिल्कुल। स्थितियाँ भी उसके बीच में जो उस तरह की किताब में बनती है। या दूसरी तरफ अरुंधति राय का जो लेखन है हाँ, ख़ास तौर से ये जो अनुवाद आपने किया है, जो बहुत सारा डेटा है और बहुत सारे डेटा को इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि वो एक पूरा परिदृश्य का निर्माण करता है। तो अनुवाद एक तरह से हमारे अपने लिए भाषा और नॉलेज दोनों के तौर पे एक संसार का विस्तार करता है, ऐसा मुझे लगता है। आपका जो अनुभव रहा है, इस आधार पे आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस पे आता हूँ बस 1 मिनट। 2 छोटे जी, सवालों के जवाब का मुँह हो जा रहा है। मनीषा ने बिल्कुल जी, ठीक लिखा कि बिल्कुल उसको बेगार की तरह लोग कराना चाहते हैं। और जी, गौरव जो बात कर रहे हैं कमाई किस किताब से हुई, असल में कमाई का आकलन आप लेंगे तो आपको मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और आपने कितना अनुवाद किया उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जी, 95 में मुझे लगता है कि जब मैंने 36,000 रुपए लिए थे मिडनाइट जी, चिल्ड्रन के, आज की जी, तारीख में कम से कम वो 10 गुना से ज़्यादा पैसा है। जी, क्योंकि उस समय 25 साल पहले की बात हो गई वो। तो एक तो बात ये है। उसके अलावा अनुवाद की दर जो है, मैं अमूमन मानता हूँ कि ₹2 प्रति शब्द का अनुवाद मैंने 2000 में किया था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के लिए, ₹2 एक शब्द का। वो अतिरिक्त मुझे लगता है कि शायद वो सबसे बड़ी दर थी जो मुझे मिलती जी, रही। बाद में मैंने जी, तय किया था कि इससे नीचे मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैंने पाया कि बहुत सारे मित्रों को हमने ₹1 की दर पे दूसरा अनुवाद सुलभ कराया, ₹1 प्रति शब्द के हिसाब से। और अभी भी कई जगहों पे हम लोग ₹2 प्रति शब्द के हिसाब से कोशिश करते हैं कि अनुवाद करा लें। उसमें एक दिक्कत ये होती है, एक बड़े संस्थान में जहाँ अनुवाद का बहुत सारा काम था, हमारे कुछ साथी लोग कर रहे थे, वो ₹2 प्रति शब्द के हिसाब से कर रहे थे। वहाँ एक नई संपादक पहुँची, उस संपादक ने मालिक को बताया कि अरे ये तो 50 पैसे प्रति शब्द हो जाएगा, आप ₹2 प्रति शब्द क्यों दे रहे हैं? तो उसने संस्थान का खर्च के अनुवाद का बजट 1 लाख से घटा के 20,000 कर दिया। तो मालिक बड़ा खुश हो गया, उसका काम चल निकला। तो ये एक बात हुई। अनुवाद की चुनौतियों पे आता हूँ मैं। जो जिन चुनौतियों की बात मैं कर रहा था, देखिए मैं जब रुश्दी को ट्रांसलेट कर रहा था, तो रुश्दी की 2 तरह की चैलेंजेस थे। उसकी अपनी भाषा बहुत जटिल भाषा है। उसके जी, अलावा वो भाषा के खेल भी बहुत करता है। लेकिन उसमें एक तीसरी बात भी थी, जो सबसे रोचक थी, कि उसकी भाषा बिल्कुल भारतीय संदर्भ से पैदा हुई भाषा है। तो कई बार मैं अनुवाद करते हुए पाता था कि अरे! इसकी चाबी मिल गई तो खुल जाएगा ये खेल। जैसे जी, एक जगह वो बार-बार लिखता है, फूल फ्रॉम समव्हेयर, इडियट फ्रॉम समव्हेयर। अब मेरी समझ में नहीं आया कि फूल फ्रॉम समव्हेयर, इडियट फ्रॉम समव्हेयर का क्या करूँ? थोड़ी देर बाद मेरी समझ में आया कि ये तो हिंदी का अनुवाद है। मूर्ख कहीं के, बेवकूफ कहीं के, तो कहीं के का अनुवाद उसने फ्रॉम समवेयर किया। मूर्ख ओके, कहीं के। लेकिन उसका चैलेंज कहाँ था? द ट्रेन वाज येलो ब्राउनिंग टुवर्ड्स चर्चगेट स्टेशन। यानी ट्रेन जो है येलो ब्राउन ढंग से पार होती जा रही है। येलो ब्राउन रंग को उसने वर्ब में बदल दिया। अब आपका चैलेंज है कि आप हिंदी में खोजेंगे ऐसा शब्द तो कैसी क्रिया नहीं मिलेगी, अंग्रेजी में भी नहीं है। अंग्रेजी के पाठकों को भी वो अस्वाभाविक लगेगा, लेकिन चूंकि लेखक ने लिखा है इसलिए वो अस्वाभाविकता आपको स्वीकार्य होगी। अनुवादक करेगा तो आप बोलेंगे अरे ये तो शब्दशः अनुवाद कर दिया। तो उस अनुवाद में फिर मैंने उसको शब्दशः ही अनुवाद किया। मुझे लगा कि लेखक की मौलिकता हम बरकरार रखें। एक जी, तीसरा उदाहरण मैं उसी से देना चाहूंगा। जो एक जगह वो एक बड़ी अम्मी का जिक्र करता है और वो उसको हुँ,
मतलब बताता है कि एक पोर्ट्रेट बनाने वाला आया था जिसने लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश में जिसकी लाइफ खतरे में पड़ गई थी। वो जी। मजाकिया अंदाज में लिखता है। अब लाइफ साइज पोर्ट्रेट का अनुवाद है तो लाइफ साइज का अनुवाद मैं क्या करूं? मैंने वहां आदम कद किया। हालांकि मैं जी। जानता हूं कि आदम कद अनुवाद लाइफ साइज का हूबहू अनुवाद नहीं है, लेकिन वहां वो अनुवाद चल जाता। लेकिन जब लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश में लाइफ खतरे में पड़ गई, लाइफ और लाइफ को मिलाना था अनुवाद में, ये बड़ा मुश्किल हो गया। मैं इसको कैसे करूं? तो मैंने देखा कि लाइफ साइज पोर्ट्रेट का जिक्र तो कई जगह हो चुका है। ये जो हुँ, खेल है भाषा का, लाइफ और लाइफ को मिलाने वाला, इसको मैं जी। दूसरे ढंग से कर सकता हूं। तो मैंने कर दिया कि एक जानदार तस्वीर बनाने की कोशिश में उसकी जान के लाले पड़ गए। तो जो बिल्कुल। लेखक का जो मकसद था, वो रह हुँ, गया। आपका चैलेंज होता है कई बार अनुवाद करते हुए कि जो फ्लेवर है, उसको आप जी, बचाए रखें। जैसे जी। एक बार मुझे इंडियन एक्सप्रेस में एक टाइटल बड़ी प्यारी सी मिली थी। वो एक क्रिकेट हुँ, मैच हुँ। चल रहा था और हुँ, हुँ। एक खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार कैच लिया, लेकिन हुँ, वो हुँ। शानदार कैच जो था, ज़मीन से हल्का टच किया हुआ था। और उस जी। समय जो व्यवस्था थी थर्ड अंपायर की नहीं थी, डीआरएस सिस्टम नहीं होता था। अंपायर हुँ, ने हुँ। आउट दे दिया और खिलाड़ी चला गया। वो लाजवाब कैच था, हुँ, लेकिन हुँ। वो गड़बड़ कैच था, वो ज़मीन से टच हो चुकी थी गेंद। उसने शीर्षक दिया एक्सप्रेस ने, ब्रिलियंट बट बिलो द बेल्ट, ब्रिलियंट बट बिलो द बेल्ट। मैंने कहा यार हुँ, इसका क्या किया जाए अनुवाद, ब्रिलियंट बिलो द बेल्ट का। हुँ, मैंने हुँ। खोज के निकाला, बेमिसाल मगर बेदाग नहीं। बेदाग नहीं। हाँ, बेमिसाल मगर बेदाग नहीं। यानी वो हुँ, गड़बड़ बिल्कुल। भी है। तो हुँ, आप उस हुँ। अर्थ को संवहित का संवहन कर पाते हैं, उस भाव का जी, संवहन कर पाते हैं तो अनुवाद सार्थक होता है। जी, अनुवादक आपके सामने हमेशा अनुवाद चैलेंज होता है। जी, जब मैं अनुवाद कर रहा था अरुंधति राय का, उस जी। समय अरुंधति राय और प्रदीप कृष्ण मेरे साथ उस अनुवाद के लिए बैठते थे। कई बार जी। लेखक को भी कन्विंस करना मुश्किल होता है, कई बार लेखक के भाव भी। जैसे एक बार वो हुँ, झोपड़ियों के बारे में कुछ लिखा था उन्होंने, अब मैं हुँ, हुँ, मूल वाक्य भूल गया। तो मैंने हुँ, लिखा कि उनके कमजोर कच्चे मकान। उन्होंने कहा, नो हुँ, नो आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड वीक। वो हुँ। कमजोर नहीं है, कमजोर का एक कंटेक्स्ट होता है। तो बिल्कुल। उसको उन्होंने बदलवाया। तो इस तरह हुँ, से लेखक कई बार अपनी रचनाओं में ज्यादा धंसा होता है, आपको हुँ। खोजना होता है। इसी बिल्कुल। तरह मतलब ऐसे उदाहरण मेरे पास भरे पड़े हैं जी। पत्रकारिता के भी। और अ, मुझे याद है कि एक चैलेंज आया, डेवलपमेंट माय फूट, इसका या मैं क्या अनुवाद करूं? हुँ। तो मैंने किया, विकास ठेंगे से। बिल्कुल। तो दरअसल आपको ये पूरा। जो हाँ, जी, जी, हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू एक बात कीजिए। ये है, दूसरी बात जो हाँ, इसके बाद मैं जोड़ना चाहता था, जी। देखिए अनुवाद करते हुए जब आप एक भाषा से मुठभेड़ करते हैं, तो असल हुँ, में एक पूरी संस्कृति से भी मुठभेड़ करते हैं। जी, और उसके साथ-साथ आप अपनी भाषा में नए शब्द गढ़ने की कोशिश भी करते हैं, या जी, जो शब्द गढ़े जा रहे हैं, उनको जी। आप नई तरतीब देते हैं, एक नई शक्ल देते हैं। तो हुँ, ये हुँ। प्रक्रिया तब चलती है जब आप के भीतर अपनी भाषा के सामर्थ्य का बोध हो। हिंदी धीरे-धीरे एक आत्महीन भाषा में बदलती जा रही है। हुँ, जब हुँ। मैंने एनडीटीवी जॉइन किया था, पत्रकारिता का उदाहरण आपको देता हूँ, तो जी। एनडीटीवी जॉइन किया तो मुझे माना गया कि आप तो हिंदी के आदमी हैं, तो आप हमें हुँ, हिंदी के शब्द सुझाइए। वो क्या सुझाना था मुझे? प्राइम टाइम को हिंदी में क्या बोलेंगे? हुँ। ब्रेकफास्ट न्यूज़ को हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग न्यूज़ को हिंदी में क्या बोलेंगे? जी। मैंने बहुत सर खुजाया, प्राइम टाइम को हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरी हुँ, समझ में आया कि ये पूरा का पूरा जो सांस्कृतिक मानस है, वो हुँ। अंग्रेजी का है। इस चौखटे को जब तक आप तोड़ेंगे नहीं पूरी तरह, तब तक आप उसको अपनी भाषा में नहीं रच पाएँगे। जी, लेकिन चूँकि उनको तोड़ना नहीं था, तो उन्होंने कहा ना हिंदी में तो ठीक से शब्द नहीं है, तो हम लोग प्राइम टाइम ही लिखेंगे। जी, धीरे-धीरे ये हालत हो गई कि प्राइम टाइम को अब लोग देवनागरी में लिखना छोड़ चुके हैं। वो रोमन में लिखते हैं प्राइम टाइम, ब्रेकिंग न्यूज़, वो सब के सब। पता चला कि एक अनुवादक के रूप में आपके भीतर जो सृजनात्मकता संभव थी, जो अनुसंधान का जोखिम संभव था, वो आपने जी, छोड़ दिया। और आप पाएँगे कि एक दौर में हिंदी ने तरह-तरह के अच्छे शब्द निकाले हैं और बिल्कुल। उससे हिंदी समृद्ध हुई है, अनुवाद भी रोचक हुआ है। हुँ, हाल के वर्षों में मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों ने घुटने टेक दिए हैं, अंग्रेजी के शब्दों को ज्यों का त्यों लेते हुए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
उससे आपको लगता है कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप तो किताब समझ ले रहे हैं। लेकिन रचना समझने से ज्यादा बड़ा काम करती है, हमारे भीतर उतरती जाती है। वरना दुनिया की सारी कहानियां झूठी होती हैं, सारे उपन्यास झूठे होते हैं। वो हमको रुला देते हैं, वो हमको हंसा देते हैं, वो हमारी रातों की नींद उड़ा लेते हैं। तो इसलिए उड़ा लेते हैं कि वो हमारे भीतर किसी गहरे में उतर आती हैं। अनुवाद को लेकर हमारी चुनौती इसलिए भी बड़ी हुई है कि हिंदी में हम मूल भाषाओं के शब्दों के अनुवाद खोजने की प्रवृत्ति भी अब खो बैठे हैं। एक चैलेंज ये। जी। और मुझे लगता है कि ये जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि जो अनुवाद करने के एक तो ये बातचीत इसलिए ज़रूरी है कि हम जो पेशेवर चुनौतियां हैं, जो नेगोशिएशन के जो चैलेंजेस हैं, उस पे हम और भी जाएंगे, वापस बातचीत करेंगे उसके बारे में भी, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे साथियों का वो एक बहुत महत्वपूर्ण सरोकार है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है अनुवाद की दुनिया में, और हम लोग जिस तरह से चीजों को काम में ले रहे हैं, तो जो भाषाओं के बीच में जो अंतरक्रिया होनी चाहिए और भाषाओं को खोजने के लिए जिस तरह का श्रम, जब हमारे पास में ये तकनीक की उपलब्धता नहीं थी तब हम जिस ढंग से किया करते थे, जैसे मुझे याद आता है कि एक ही शब्द को खोजने के लिए हम कई सारे संदर्भों पे जाते थे, कई सारी डिक्शनरियां, कई तरह तरह के कोश हमें अपने आसपास रखने होते थे। और ये जो शब्दों को गढ़ने की बात है कि और मुझे लगता है कि शब्दों को गढ़ने के लिए खुद आपका अपना जो भाषा का संसार है उसको बहुत समृद्ध होने की जरूरत है, कि आपने खुद अपनी भाषा में आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ा हुआ हो, तो आपको वो शब्द सूझते हैं जो अर्थ के ज्यादा करीब जा सकते हैं। और इसी तरह से जिस भाषा से आप अनुवाद कर रहे हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ इस ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी भाषा में हम अपने काम के लिए बेहतर निगोशिएट भी तब कर पाते हैं जब हम अपने काम में बेहतर क्वालिटी का क्लेम कर सकते हैं। और वो बेहतर क्वालिटी का क्लेम करने के लिए हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उसकी बहुत रेंज होनी पड़ती है। तो और आज के समय में टेक्नोलॉजी ने हमें कई तरह की मदद की है कि हम कोई भी शब्द हमें नहीं मिलता है और हम एक गूगल में जाते हैं या शब्दकोश पे जाते हैं और हमें कोई शब्द मिल जाता है और हम उससे लेकिन बहुत बार ये सीमा भी टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे सामने आती है कि जिस तरह के सुझाव हमें शब्दकोशों के माध्यम से मिल सकते हैं, टेक्नोलॉजी शायद अभी हम इतना उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, सच ये है कि टेक्नोलॉजी ने मतलब एक तो एक मायने में काम आसान भी किया है, मुश्किल भी किया है। आसान इस मायने में किया है कि पिछली आधी सदी में कह लीजिए, 20-25 वर्षों में कह लीजिए, इस ग्लोबल दुनिया में भाषाओं का जो अपना वैशिष्ट्य था, है ना, उनका अपना जो सिंटैक्स था बहुत टूटा है, वो एक दूसरे के बहुत करीब आई हैं। जैसे हर जगह आपको मकान अब एक जैसे दिखते हैं, 5 स्टार होटल एक जैसे दिखते हैं, वैसे ही भाषाएं भी अब उनके भीतर का जो रशियन की अलग क्वालिटी, जर्मन की अलग क्वालिटी, संस्कृत या हिंदी की अलग क्वालिटी, वो खत्म हो गई है। हम लोग जाने अनजाने ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं जो अनुवाद की भाषा है, क्योंकि हम चारों तरफ अनुवाद से घिरे हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं जानता हूं, यही सच है। असल में मैं जानता हूं हिंदी का प्रयोग नहीं है, आई नो का अनुवाद है। हिंदी में मुझे पता है चलता था, मुझे पता है, ये सच है। आप स्वाभाविक ढंग से बोल के देखें तब पाएंगे कि मुझे पता है। वो ये नहीं चलता था कि मतलब मैं रंगों को लेकर वो पागल हो गए हैं। ये वाक्य बिल्कुल अनुवाद का वाक्य है, दे आर मैड फॉर कलर्स, या इस तरह के जो वाक्य होते हैं। तो कई बार अनुवादों की भाषा की अपनी जो दीवारें हैं, भाषा का, उससे एक फर्क ये पड़ा है कि अलग अलग भाषिक संरचनाओं का जो अपना सौंदर्य था वो कुछ घटा है। लेकिन अनुवादकों को आसानी हो गई कि अब उनको आसानी से थोड़ी, कम से कम अंग्रेजी, हिंदी में तो अंग्रेजी के भी अखबार आप देख लीजिए, वो बहुत आसानी से अब हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी की वाक्य रचनाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। पहले जिन वाक्य रचनाओं को हम लोग बिल्कुल टच करने लायक नहीं मानते थे, वो अंग्रेजी के ग्रामर का हिस्सा हो चुकी हैं। कम से कम अंग्रेजी के पॉपुलर इस्तेमाल में वो खूब चलती हैं।
तो जी। एक स्तर पे वो अनुवाद आसान हुआ है, लेकिन उससे हुँ। भाषा और अनुवाद दोनों में फ़र्क ये पड़ा है कि वो सुबोध गम्य तो हुआ है, समझ में तो आ जाता है, संप्रेषणीय नहीं हुआ है। वो हमारे जी। भीतर उतरने लायक नहीं बना है। एक ये है। तकनीक के साथ एक दूसरी समस्या है कि जब भी आप कोई अनुवाद करते हैं, तो उसका एक संदर्भ होता है। तकनीक आपको जो अनुवाद सुझाती है, वो बिना संदर्भ के सुझाती है। तो संदर्भ से जैसे मान लीजिए एक शब्द में उदाहरण देता हूं आपको, प्रस्ताव। जी। प्रस्ताव के कई अंग्रेजी अनुवाद संभव हैं। वो रिजोल्यूशन भी है कि विधानसभा ने आज ये प्रस्ताव पास किया। वो प्रपोजल भी है कि मैं फला से शादी का प्रस्ताव रख रहा हूं। वो ऑफर भी है। तो आप हुँ। कहाँ ऑफर करेंगे, कहाँ रिजोल्यूशन करेंगे, कहाँ प्रपोजल करेंगे, ये इस बात से निर्भर होगा कि आप क्या अनुवाद कर रहे हैं। तकनीक यहां आपकी मदद नहीं करती है। बिल्कुल। एक मैं अब उन अनुवादों पे नहीं जा रहा हूं जो बिल्कुल गलत अनुवाद हैं, उनकी हुँ। तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि वी आर रेडी फॉर वेल इक्विप्ड एग्रीकल्चर, तो हम कूप मंडित कृषि के लिए तैयार हैं। तो वेल इक्विप्ड को कूप मंडित कर दिया डिक्शनरी देख के। तो मैं उस हास्यास्पद अनुवाद की ओर नहीं जा रहा हूं। और ऐसे हास्यास्पद अनुवाद तमाम जगहों पे भरे मिलते हैं। टीवी की दुनिया में जहां मैं काम करता हूं, अखबारों की दुनिया में छोड़ आया, मेरे पास हिलेरियस उदाहरण है, मजेदार उदाहरण बिल्कुल, जिनमें पूरा घंटा पार हो जाए। बिल्कुल। लेकिन मैं उन पे नहीं जाऊंगा। मैं जी, अनुवाद की जो बुनियादी समस्याएं हमारे सामने हैं, जी, उनकी जो सीमाएं बन रही हैं, तो तकनीक आपके लिए मददगार ये हो सकती है। कई बार कोई शब्द आपके दिमाग में नहीं आ रहा होता है, आपके दिमाग में अटक रहा है कि मैं स्टोन को क्या क्या लिख सकता हूं। अचानक आप पाते हैं कि अरे ये शब्द सबसे ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अंततः निर्णायक अनुवादक को ही होना होगा। वो सब आप जितने भी औजार जमा कर लें, इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। यानी कोई बैट्समैन हेलमेट लगा के और तरह तरह के गार्ड्स पहन के बड़ा बैट्समैन नहीं हो जाता है। उसको जी, पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल बाहर छोड़ने के लिए है और कौन सी बॉल छक्का लगाने के लिए है। तो जी, अनुवाद में अक्सर मैं पाता हूं कि गेंद पहले लपक ली जाती है। जी। जी। जैसे एक बात ये भी मुझे लगती है कि ये जो आपने जैसे उदाहरण रखा, दे आर मैड हाँ। फॉर कलर्स, और मुझे ख्याल आया कि जो हम एक बार हम अंग्रेजी के शब्दों को आसानी से अपने अनुवाद में लिख देने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ जो हमारी अपनी भाषाओं के इर्द-गिर्द की भाषाएँ हैं, उनके प्रति एक तरह का परहेज भी, चाहे वो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हो, चाहे उर्दू को लेके भी जिस तरह का परहेज का हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रवृत्ति दिखाई देती है, क्योंकि मुझे तुरंत ख्याल आया कि रंगों के लिए उनका दीवानापन भी कमाल का है। बिल्कुल, हम हाँ, इसको कहते हैं और ये बहुत स्वाभाविक हाँ। और ज्यादा खूबसूरत वाक्य दिखाई देता दूसरा है, जबकि दूसरा शब्द जी, जुनून है। जी, रंगों को लेकर उनमें एक जुनून है। हम्म। तो हाँ, वही कि ये जो माने हमारा यदि हम अपनी भाषाओं के संसार को थोड़ा फैलाएंगे, थोड़ा हम हाँ, ज्यादा लचीलापन अपने अनुवाद के कर्म को लेके अपनाएंगे, तो यही जो काम है जो जिसमें हम क्वालिटी का क्लेम जो है वो हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, रवानगी का क्लेम, क्योंकि भाषा का कोई भी काम, चाहे हम किसी भी तकनीकी मॉड्यूल का ही अनुवाद क्यों ना कर रहे हों, लेकिन यदि उसमें भाषा कि वो जो फ्लूइडिटी है, भाषा की जो प्रभावशीलता है, यदि हम उसको पा लेते हैं, तो वही एक वो काम जो एक टेक्निकल काम होके रह जा सकता है, वही काम एक ज्यादा रचनात्मक काम हो सकता है। हमें भी उसको करने का सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, और हम जहाँ पे जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसको भी इस बात का आश्वासन, इस बात का एश्योरेंस मिल सकता है कि जब फला व्यक्ति से काम करवाया जाता है, तो उसमें कुछ क्वालिटी इनपुट भी हमें उसके साथ में मिलता है। और मुझे लगता है कि ये जो निगोशिएशन की हम जो बात थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, तो ये जो पहलू है, इस पे कुछ बातें आपने रखी, लेकिन कुछ यदि आप इस पे थोड़ा और खुलासा करना चाहें कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने काम को अ, जिस ढंग का बाजार है, जैसे एक तो ये लगता है कि अनुवाद का जो क्षेत्र है वो बहुत फैला हुआ क्षेत्र है, क्योंकि किसी भी विषय में आप चाहे, आज तो एडवर्टीजमेंट की दुनिया में कितना सारा अनुवाद की जरूरत बिल्कुल, पड़ती बिल्कुल। होगी, हाँ, या जो हाँ। तमाम टेलीविजन के जो तमाम प्रोग्राम्स हैं,
इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम बाहर से अन्य भाषाओं के या अंग्रेजी के कार्यक्रम है, चाहे वो नेशनल ज्योग्राफिकल के प्रोग्राम्स हैं या हिस्ट्री जैसे चैनल्स के प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे और क्षेत्र भी हैं जो अभी तक हो सकता है कि कुछ लोग जिनके बारे में जानते हो और बहुत सारे लोगों के लिए जो अनएक्सप्लोर्ड हो सकते हैं। लेकिन उसमें जाने के लिए अ, अ, एक तो आपको जानना पड़ेगा कि ये किस तरह का बाजार किस तरह का है। तो यदि इस पे कुछ आपकी जानकारी में कुछ और बातें हों जिनको आप बताना चाहें, साझा करने चाहें, फिर इस तरह की दुनिया में आप अपने नेगोशिएशन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं? थोड़ा इस विषय में यदि आप बताएं। देखिए, इसमें शक नहीं कि अनुवाद का काम बहुत फैला है। जी। यानी फ़िल्मों की डबिंग जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें वेब सीरीज़ की सारी डबिंग होती है हिंदी में। उसके अलावा कई जगहों पे आप वो जो नीचे जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पैराडब जाते हैं, वो आप जी। देखते हैं। इसके अलावा हर तरफ अनुवाद का काम फैला है। जी। मुश्किल 2 है कि अनुवाद जी। का ज़्यादातर काम मूल काम की तरह अंग्रेज़ी जानने वालों के हवाले है। तो आपकी बहुत सारी नेगोशिएटिंग पावर इस पे डिपेंड करती है कि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको हुँ। कितनी अहमियत देता है। हिंदी का दुर्भाग्य ये है कि मतलब जो लोग बनाने वाले हैं, चाहे फ़िल्मों के निर्माता हों, निर्देशक हों, चाहे सीरियल्स के, ज़्यादातर उसमें अंग्रेज़ी में पढ़े-लिखे लोग हैं आज की तारीख में। हिंदी उनके लिए इस्तेमाल की कामकाज की भाषा है। तो वो अपनी शर्तों पे निश्चित तौर पे उसकी बारीकी कई बार वो समझते हैं और कई लोगों के काम में वो दिखाई पड़ती है, वो उसको देखते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा कि फिर मैं बोल रहा हूँ कि बार्गेनिंग का मुझे मुंबई के अपने एक दोस्त का ख़्याल आया, बहुत जूनियर है मुझसे, उसने बताया कि सर एक बार क्या हुआ कि मुझे 2 दिन का काम मिला। एक एनजीओ का कोई काम था ट्रांसलेशन का। मैंने सोचा था कि इसके क्या पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं इससे 20,000 रुपए तो माँगूँगी। लेकिन 2 दिन हमारे संबंध ऐसे रहे 2-3 दिन में कि फिर मैंने कहा चो ये जो दे दे वो ले लूँगी। लेकिन मैंने कहा था कि अगर 25,000 से नीचे हुआ तब मैं रिफ्यूज़ करूँगी। उसने कहा कि जब उसको चेक मिला तो 2 लाख रुपए का था। उसने कहा कि अगले 3 महीने मैंने कोई काम ही नहीं किया फिर। वो 2 लाख रुपए लेके उड़ती रही। तो हाँ, तो इत्तेफ़ाक से ये भी होता है लेकिन वो इत्तेफ़ाक होता है। जी। मैं मानता हूँ कि जो मतलब अगर अलग-अलग अनुवादों की कोई दर निर्धारित होनी हो, तो जी। आज की तारीख में ₹2 से प्रति शब्द से कम का कोई अनुवाद तो करना नहीं चाहिए और अच्छा जी। अनुवाद ₹5 प्रति शब्द तक जाना चाहिए। ये एक औसत आप इसको मान के चलिए। जी। लेकिन ये भी एक तरह का यूटोपिया है क्योंकि लेखों के लिए भी ₹5 प्रति शब्द हिंदी में नहीं मिल रहे हैं। जी। अंग्रेजी में भले मिल जाएँ। दूसरी भाषाओं की क्या स्थिति है मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। लेकिन जी। कम से कम अनुवाद का पारिश्रमिक ₹2 से नीचे तो सबको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए कि इससे नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी। मुश्किल ये है कि ये आदर्श वाक्य प्रियदर्शन बोल सकते हैं क्योंकि मेरे पास एक मासिक आय कहीं से आती है। मैं ₹2 और ₹5 की शर्त लगा सकता हूँ। एक जी। संघर्षशील पत्रकार जिसके पास कोई काम नहीं है जी। क्योंकि प्राइस का वास्ता जो इकोनॉमिक्स का नियम है उससे चलता है। डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। तो जी। अनुवादक ज़्यादा हैं, रोज़ संघर्ष करते नौजवान आ रहे हैं। वो बोलते हैं चलो ₹5 नहीं ₹4 में कर देता हूँ, ₹4 में नहीं ₹3 में कर देता हूँ। तो जैसे छोटे शहरों में बनते मकानों के लिए आजकल ईंट और रेत गिराने वाले हो जाते हैं ट्रक वाले कि 17,000 नहीं 16,000 में कर देता हूँ। तो जी। बेचारे संघर्षशील अनुवादक और करेंगे क्या? जी। लेकिन जो अनुवाद करवा रहे हैं, जो बड़े प्रकाशक हैं, जी। जो बड़े संस्थान हैं, जी। उनको अपनी गरिमा, अपनी क्वालिटी दिक्कत ये है कि उनको भी अपनी क्वालिटी की फ़िक्र नहीं है। हिंदी का जो हाल है मैं दूसरी भाषाओं के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन हिंदी का ये हाल है कि मैंने बड़े-बड़े लेखकों की किताब में जो खूब पुरस्कृत होती है, भयानक अशुद्धियाँ और लापरवाहियाँ देखी हैं। और वो जी। छपती हैं, पुरस्कृत होती हैं, कोई आलोचक उनकी ओर उँगली नहीं उठाता है। वो आश्वस्त हैं कि बड़े लेखक हैं, तो उसमें बड़े अनुवादक लोग भी शामिल हैं। तो इसलिए जी। हिंदी के प्रकाशक को इसकी फ़िक्र नहीं है। वो फ़िक्र अगर होगी,
तो शायद अनुवाद जी, दर बेहतर होगी। लेकिन तब भी मेरा संघर्ष करने वालों से भी ये कहना है कि थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ी-सी मजबूती, थोड़ी-सी एकजुटता वो दिखाएँ, जी, तय कर लें कि ₹2 के नीचे तो कोई अनुवाद नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। ये मेरा अभी की जी। तारीख में, मतलब 2 साल बाद नहीं, 2 साल बाद वो ₹3 की दर हो जाएगी। जी, बल्कि मैं थोड़ा-सा जब इसके बारे में सोच रही थी कि एक तरफ कई बार ऐसे विज्ञापन या इस तरह का प्रचार दिखाई देता है कि कम से कम दर में अनुवाद करवाइए। तो जो कुछ हाँ, अनुवाद करवाने का जो अनुवाद करवाने वाले जो कुछ फ़र्म्स डेवलप हुए हैं, हाँ, इधर हाँ, हाँ। उन्होंने भी शायद इस दर को और इस मार्केट को बहुत डाउन किया है। दूसरी तरफ मुझे ये भी मैं सोच रही हूँ कि यदि हम कहते हैं कि ₹2 प्रति शब्द और यदि हम इसको मानते हैं कि ये एक कंपैरेटिवली डिसेंट प्राइस है, तो और हम हाँ, इसको ऐसे देखें कि एक व्यक्ति एक दिन में आखिर कितने शब्दों का अनुवाद कर सकता है और वो शनुआ क्या वो जो एक पत्रकारिता का जो लेख होगा, जो एक सहज प्रभाषील भाषा में लेख है और कोई एक किसी बहुत टेक्निकल डिसिप्लिन का आर्टिकल हो सकता है जिसमें कि आपको उन स्पेसिफिक रजिस्टर्स में भी जानने की ज़रूरत होगी। तो क्या बिल्कुल। तो ये जो है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये भी फिर इस पे निर्भर करता है कि उसके काम बिल्कुल, की बिल्कुल। जटिलता किस क्वालिटी तरह की है। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, फिर हाँ। और फिर भी हम जो बात कह रहे हैं, तो मुझे मेरे मन में ख़्याल ये था कि दरअसल वो कौन से आधार हों, वो कौन से पैमाने हों और क्या कोई ऐसा सिस्टम कहीं पे एग्ज़िस्ट करता है जिससे कि हम कहें कि कोई सरकारी व्यवस्था हो या कोई ऐसा तंत्र, कोई एक ऐसी व्यवस्था जिसके आधार पे हम क्लेम कर सकें या जैसे सिस्टम के होने की हम डिमांड कर सकें कि कम से कम ऐसा कोई सिस्टम कहीं पे होना चाहिए जो कि एक अनुवादक को बेहतर गरिमापूर्ण तरीके से अपने काम की कीमत मांगने के आधार प्रदान करता है। क्योंकि वरना बाजार तो सब कुछ बाजार के हवाले छोड़ दिए जाने पे जो खतरे दिखाई देते हैं वो ऐसे हैं कि जो काम ठीक करना भी चाहे उसके पास में नेगोशिएटिंग की कैपेसिटी नहीं रह जाती है क्योंकि बाजार में बहुत सस्ते में उपलब्ध है और अनुवाद करने वाले से कोटेशन लिए जाते हैं। जैसे माल ढुलाई नहीं के कोटेशन लिए जाते हैं, वैसे ही अनुवाद के कोटेशन लिए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुश्किल ये है जी, कि सरकारी दर ही सबसे कम है। सरकारी जी, दफ्तरों में जो प्रकाशन विभाग के ईयर बुक की रेट आप पता कर लीजिए, दूसरी जगहों पे जी, पता कर लीजिए। मुझे अभी का नहीं मालूम लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट का पता कर लीजिए। वो शायद ₹350 1000 शब्द से ज़्यादा कुछ साल पहले तक तो नहीं देते थे। तो हुँ, ये सरकारी दर जिसको हम बोल सकते हैं, वही इतनी जी, कम है कि उससे आप लड़ेंगे कहाँ? किस सरकार को आप मजबूर करेंगे? कौन आपको जी, सुनने को तैयार है? अंततः हम लोग एक बाज़ार में ही हैं। उसमें जी, एक बात है कि मतलब न्यूनतम तो तय कर लेना चाहिए कि इसके नीचे नहीं उतरेंगे। ऊपर जाने का कोई वो नहीं है। जैसे किसी डॉक्टर की फीस या किसी वकील की फीस जो होती है, जी, एक जी, अनुवादक का भी काम हो सकता है कि एक विज्ञापन 15 शब्दों का भी हो सकता है हुँ, उसको इतना भड़कता हुआ बना दे कि उसके लिए वो 2 लाख रुपए ले ले, 5 लाख रुपए ले ले। लोग ले लेते हैं, नामों से जी, पैसे मिल जाते हुँ, हैं। बल्कि मैंने जी, देखा है, हाल में क्या हुआ कि हमारे संस्थान में एक नामी गीतकार ने एक गीत लिखा, तो हुँ, उसको बड़ी रकम दी गई होगी। मैंने कहा कि यार ये मामूली सा गीत है, ऐसा गीत तो 5 मिनट में लिख दूँगा। मैंने ऐसे ही एक छोटा-सा गीत लिख दिया। उसके बाद मैं भूल-भाल गया किसी मेल में जिसको दिया था। पता चला वो गीत भी उस प्रोग्राम में बज गया। उसको भी किसी ने रिकॉर्ड करा लिया। तो लोगों को लगा कि अरे! ये तो अच्छा है, लेकिन कौन इसकी ओर ध्यान दे? मामला ये है कि एक अच्छा हुँ, काम, अच्छे काम की कीमत कुछ नहीं होती है। बहुत अच्छी कविता की कोई कीमत नहीं होती, बहुत अच्छे अनुवाद की कोई कीमत नहीं होती है। वो बिल्कुल, फिर उसमें आपकी प्रतिष्ठा भी शामिल हो जाती है। जैसे एक हुँ, पेंटिंग के साथ पेंटर के साइन शामिल होते हैं कि अगर जी, मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग है तो वो 50 लाख की होगी और उसपे किसी हमारे समय के संघर्षशील लेखक का चित्रकार का नाम है, तो हो सकता है 5 लाख भी उसके न मिलें। तो जी, ये एक समस्या बाज़ार की है। लेकिन हिंदी अनुवाद में अगर कोई एक बड़ा नाम 5 लाख रुपए ले रहा है, तो छोटे नाम को भी 2 लाख माँगने की हिम्मत होगी। और उससे छोटा नाम भी बोलेगा कि जी 2 लाख तो वो ले लिया, आप मुझे 10,000 भी नहीं देंगे। तो ये जी, भी बाज़ार को ऊपर उठाने वाली चीज़ें हैं, जो नहीं हो पा रही हैं। इसको जी, कैसे बढ़ाया जाए, इसका कोई उपाय शायद इसलिए भी नहीं कि इधर मैं अनुवादों के बारे में उस तरह नहीं सोच पाता हूँ। जी, इसकी एक वजह तो ये है कि जो लोग कहीं एस्टेब्लिश हो जाते हैं,
जो अनुवाद मैंने किए 20 साल पहले किए। इधर के जी। वर्षों में एक किताब अपनी ओर से मैंने चुनी थी अनुवाद के लिए, मेरी लेखिका से बात भी हुई थी, लेकिन हुँ, हुँ। इत्तेफाक से बात आगे नहीं गई और धीरे-धीरे मेरे दिमाग से बात निकल गई। तो जी, अनुवाद जो है उसके बारे में विचार करने का काम सुयश, सुप्रभ जैसे लोग जो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो जी, अधिकतम इस बात को फैलाएं कि भाई अनुवाद के लिए पैसे तो कम मत लो, और अनुवाद जी, के लिए लोगों से पूछते भी रहो कि अच्छा अनुवाद कैसे होगा। कई बार एक एक जी, शब्द मैंने मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए कई लोगों से बात की, कई लोगों से पूछा कि इसका, और उसके भी दिलचस्प किस्से मेरे पास हैं कि किस लेखक ने मुझे क्या अनुवाद बताया, दूसरे ने क्या बताया। तो जी, वो बड़े दिलचस्प है, कभी मैं बताऊंगा वो भी। जी। जी, हाँ कुछ सवाल भी इधर और आ रहे हैं, लोगों के हाँ कई हाँ कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बातचीत हाँ को बहुत सराह रहे हैं, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस अबेम कह रही हैं। ऐसे ही आनंद जी कह रहे हैं कि ऐसे उदाहरण से काफ़ी सीखने को मिलता है। पार्वती जी, शैलेंद्र जी, सब लोग कह रहे हैं कि ज़रूरी बातचीत है, व्यावहारिक बातचीत है, प्रतिभा भी कह रही है। सिद्धार्थ जी का एक सवाल है, सिद्धार्थ नीर का, वो कह रहे हैं कि प्रियदर्शन जी, प्रमाणित अनुवाद का क्या अर्थ है? प्रमाणिक अनुवाद कैसे अस्तित्व लेता है? तो कुछ आप बताना चाहेंगे इस बारे में? असल में तो मेरा ख्याल है कि सिद्धार्थ शायद प्रामाणिक अनुवाद की बात कर रहे होंगे, जी। प्रमाणित नहीं। हुँ, ऑथेंटिक हुँ। की बात कर रहे होंगे, जी, ऑथेंटिक जो बोलते हैं, जी बिल्कुल। प्रमाणित नहीं होगा, प्रामाणिक होगा। जी। तो ऑथेंटिक अनुवाद जो होता है वो असल में उसमें एक बहुत पुराना मुहावरा चलता था, जो हुँ, हुँ। कि अच्छा अनुवाद सच्चा अनुवाद नहीं होता। जी, यानी मक्खी पे मक्खी बिठाने वाला अनुवाद अच्छा अनुवाद नहीं माना जाता है। जी, तो हालाँकि ऐसे अनुवाद भी हमने देखे हैं, और जी। ख़ास तौर पे मैं देखता था कि एनएसडी के जो नाटक होते थे, मैं कई बार सोचता था कि उन नाटकों के अनुवाद मैं ठीक कर दूँ। हेलमेट का कैरेक्टर अगर सर बोल रहा है कोई, तो हाँ हुँ, श्रीमान आप बताएँ। तो श्रीमान शब्द का या ऐसे और शब्द का मुझे अचानक जी, ख़्याल आया, शमशेर बहादुर सिंह ने एलिस इन वंडरलैंड का अनुवाद किया था। जी। उसमें मिस एलिस बार-बार आता है, मिस एलिस, मिस एलिस, मिस एलिस। मिस एलिस का वो हुँ, अनुवाद क्या करें? मैं जानता हूं कि औसत कोई आदमी होता तो सुश्री एलिस कर देता कि कहो सुश्री एलिस कहां से आई हो। उन्होंने उसको एलिस बी किया, एलिस बी। हुँ, हुँ। तो ये कमाल एक रचनात्मक लेखक का है। हुँ, तो हुँ, जो हुँ। प्रामाणिक अनुवाद है, वही वो ये है कि मूल के फ्लेवर को वो बनाए रख सके, उसके अर्थ को, उसके तेवर को वो भटकने न दे, उसकी आँच को वो जस का तस रख सके। हालाँकि वो हुँ। आसान नहीं होता है, हुँ, और हुँ, मैंने हुँ, हुँ। देखा है, बल्कि मेरे पास एक किताब आई थी, हुँ, प्रेमचंद हुँ। की कहानियों के उर्दू की जो कहानियाँ थीं, वो जी, हिंदी में आई तो उनकी धार कुछ कम हो गई। तो मैं हैरान हुआ कि कैसे उर्दू के किसी खास शब्द को आप हिंदी में बदल दें। असल में हर शब्द की अपनी एक छाया होती है। हर हुँ, शब्द, कोई शब्द जस का तस अनुदित नहीं हो सकता है। बिल्कुल। उस अनुवाद के लिए आपको पकड़ना होगा कि क्या शब्द आप पकड़ेंगे। जैसे जी, लोहिया कहते थे कि शब्दों को मांझना पड़ता है। वो जी। बोलते थे कि प्रयत्न और कोशिश में अंतर है। कोशिश मतलब छोटी कोशिश को हुँ, कोशिश हुँ, हुँ। बोलेंगे। अब प्रयत्न मतलब अगर नदी पार कर पुल पार करना हो तो कोशिश है, और पहाड़ कर जी, पर करना हो तो प्रयत्न है। हालाँकि मैं जी। ध्यान दिलाना चाहता था कि वहाँ यत्न और प्रयत्न 2 शब्द हैं, जो जी। लोहिया जी का ध्यान नहीं रहा होगा उस पे। लेकिन हुँ, शब्दों को हुँ, हुँ। मांझना पड़ता है, अनुवाद में आपको इसका ख़्याल रखना पड़ता है। तो हुँ, प्रामाणिक हुँ, हुँ। अनुवाद वही हो सकता है, जो मूल की आत्मा का हुँ। संरक्षण करता रहे, उसके उसके शरीर को बहुत ना बदले, लेकिन जी। आवश्यकता हो तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। जी, जी। तो कुछ कमेंट्स सुयश के भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और हाँ, सुभाष जी हाँ। ने भी अपनी बात को और स्पष्ट किया है, वो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन की बात ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सर्टिफाइड ट्रांसलेटर तो आप जब ये कोई हाँ, सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपने कर लिया हो और हाँ, आपको उससे सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो एक हाँ, सर्टिफाइड ट्रांसलेटर हो जाता है। तो अच्छा है, इस बहाने हमारी दोनों ही तरह की चीज़ों पे बात हुई कि सर्टिफाइड हाँ, ट्रांसलेटर और ऑथेंटिक ट्रांसलेशन ये 2 अलग तरह की चीज़ें हैं। इधर सुयश ने कुछ और बातें भी पूछी है, जैसे वो पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी में शब्दकोश और व्याकरण की किताबें देखकर लिखने वाले लोग हिंदी में कुछ भी लिखकर उसे सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। ये मुझे लगता है कि जब हम अ, अ, हाँ, डिक्शनरी वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, उस संदर्भ में इन्होंने सवाल पूछा है
कि अंग्रेजी में शब्दकोश और व्याकरण की किताबें देखकर लिखने वाले लोग हिंदी में कुछ भी लिखकर उसे हाँ, सही हाँ, साबित मेरा भी है। करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ आप कहना चाहेंगे इस पे और जोड़ना चाहेंगे इस बारे में या? बिल्कुल एकदम, एकदम। हाँ, देखिए, एक तो शब्दकोशों जो मैंने कहा कि हुँ, शब्दों का एक अर्थ नहीं होता, बहुत सारे अर्थ होते हैं जी, और शब्दकोश सारे अर्थों का वहन नहीं कर पाते हैं। जी, अंग्रेजी में बल्कि हिंदी में तो ऐसे शब्दकोशों की सीमा है, मतलब मैं हुँ, आपको एक-एक शब्द गिना सकता हूँ, कोई भी संज्ञा जैसे काटना। जी, अब काटना का जो अनुवाद का जो अर्थ बताएगा शब्दकोश, वो हुँ, एक बताएगा कि मतलब 2 हिस्सों में किसी चीज़ को बाँट देना। लेकिन हम हुँ, समय भी काटते हैं। कभी-कभी हम जी, दोस्तों को भी काट देते हैं। जी, कभी-कभी हम हाँ, गला बात भी काट काट देते लेते हैं। हैं। हाँ, गला भी काट लेते हैं, बात भी जी, काट लेते हैं। जी, तब किसी भी शब्द को देखेंगे तो उसके इतने अर्थ आते हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल। आपको शब्दकोश उसमें आपको अक्सर हो सकता है कोई गलत राह दिखा दे। दूसरा जी, हिंदी के शब्दकोशों में मैं एक बात देखता हूँ कि जैसे फादर कामिल बुल्का का शब्दकोश बहुत शुद्ध है, बहुत प्रामाणिक है, लेकिन मैं उसको जी, देख के बहुत निराश होता हूँ। वो जी, ऐसी अ, भाषा में ऐसे शब्दकोश हैं, जैसे मैंने देखा जी, ल्यूसिफेरस एक वर्ड है। जी, ल्यूसिफेरस लूसीफर से ल्यूसिफेरस, लूसीफर जो जी, शैतान है। मैंने देखा कि उसका अनुवाद जो दिया हुआ था, वो ज्योतिर्विमुख था। ओके, हुँ, तो हाँ, लूसीफेरस का अनुवाद जी, ज्योतिर्विमुख था। ऐसे बहुत सारे शब्दों के अनुवाद जैसे और मैं गिना सकता हूँ। तो जी, शब्दकोश आपके लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन शब्दकोश बनाने की प्रक्रिया हिंदी में थिसॉरस बनाने की जी, प्रक्रिया हिंदी में ठहर-सी गई है। अरविंद जी, कुमार का शब्दकोश भी बहुत जी। सीमित मदद करने वाला है। जी, तो बिल्कुल ये भी हुआ है इधर टेक्नोलॉजी के साथ में जो बहुत सारा नया भाषा हाँ, का जो विकास हुआ है, नए संदर्भों में जिस तरह से अ हाँ, हाँ। शब्द इस्तेमाल होने लगे हैं नहीं, मैं और पुराने संदर्भों की ही बात कर रहा हूँ। जैसे जी, मान लीजिए देखना है, हुँ, देखना के इतने सारे अर्थ हैं कि मैं आपको बिल्कुल, देख लूँगा, हाँ, मैं आपकी हुँ, रचना देख लूँगा। हाँ, मैं किसी जी, को देख रहा हूँ। तो जी, इंतज़ार करना भी उसमें शामिल है, मूल्यांकन करना भी उसमें शामिल है, जी, देखना तो शामिल है ही। तो बिल्कुल, आपके पास एक अनुवादक की नज़र ही भाँप सकती है कि वहाँ वो जी, किस शब्द का कैसे अनुवाद करे। बल्कि मैं आपको बिल्कुल, और दिलचस्प उदाहरण देता हूँ जो हँसी-मज़ाक में अभी जी, असद ज़ैदी के वाल पे आप जाएँगे, तो आपको बहुत नीचे शेरों के उर्दू अशआर के दिलचस्प हिंदी अनुवाद मिलेंगे, जो हुँ, हुँ, बिल्कुल गलत नहीं हैं, जो बिल्कुल शुद्धशः हैं। जैसे एक बिल्कुल, जगजीत सिंह की गज़ल का अनुवाद हम लोग करते थे, एक वो जो बड़ी मशहूर गज़ल है, जो हम लोग दिल्ली नए-नए आए थे तो खूब सुना करते थे, न कोई दोस्त है, न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। हुँ, हुँ, तो इसका अनुवाद हम लोग करते थे, न कोई शत्रु है, न मित्र है, तेरा नगर कितना विचित्र है। अब ये हाँ, अनुवाद बिल्कुल शुद्ध अनुवाद है, हुँ, बिल्कुल हुँ, हुँ, प्रामाणिक अनुवाद है, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, शब्दों की अपनी जो एक स्मृति होती है, उस बिल्कुल, स्मृति से वंचित अनुवाद है, इसलिए हमारे बिल्कुल, भीतर वो कोई भाव पैदा नहीं करता है। जी, एक जी, अनुवादक बिल्कुल, का बिल्कुल। काम इसलिए शब्दकोश से नहीं चलता, क्योंकि शब्दकोश शब्द और अर्थ तो बताते हैं, भाव नहीं बताते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत सारी बातचीत हुई और बहुत सारे नई बातें और बहुत सारे एक इनसाइट ज़्यादा एक डीपर सवाल मैं इनसाइट देख रहा हूँ, जी, जी, एक सवाल सीमा सिंह सीमा जी सिंह का। का हाँ, श्रीमान जी, अनुवादकों के कार्यालयों में कोई इज़्ज़त नहीं है, लोगों को लगता है कम काम गूगल से करवाए फिर क्या आवश्यकता है? उन्हें अनुवाद कार्य का ज्ञान नहीं है। हिंदी के मतलब दफ्तरों की ट्रेजेडी दूसरी रही। हिंदी जी, मुझे याद है कि एक बड़े संस्थान में मैंने हिंदी ऑफिसर की के लिए इंटरव्यू दिया था। ये बात जी, 93-94 की होगी कभी की। मेरी एक जी, दोस्त उस संस्थान में सीनियर पोज़ीशन पे थी। उसने जी। मुझे फ़ोन किया कि वहाँ हो जाए तो कभी जॉइन मत करना। चाहे जितना भी अच्छा पैकेज मिले, हिंदी ऑफिसर को लोग सबसे निकम्मा आदमी मानते हैं। तो सौभाग्य या दुर्भाग्य से मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, मैं चला हुँ, आया। हुँ। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे हिंदी अधिकारी भी असल में अपने संस्थान में हिंदी लागू करने की चिंता को छोड़कर अपनी हिंदी पत्रिका शुरू करने की जुगत में ज़्यादा लगे रहते हैं। मैं बहुत जी, सख्त बिल्कुल। टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों में हिंदी के लोगों का काम ऐसा नहीं है कि उनको सम्मान मिले। सॉरी सीमा जी, मैं जानता हूँ कि बहुत लोग उसमें बहुत अच्छे होंगे।
लेकिन जो हिंदी अनुवाद का जो पूरा का पूरा काम है, बहुत बुरा, बहुत कंकड़नुमा भाषा में गंदे अनुवाद का काम है। नहीं, दरअसल मुझे लगता है कि सीमा जी जो कंसर्न शो कर रही हैं, जो इधर काफ़ी होने लगा है कि लोग गूगल से ट्रांसलेट करवा के और ये मान लेते हैं कि अनुवाद का काम, और हाँ, इसलिए उन्हें लगता है कि कोई भी काम जो है वो 5 मिनट में किया जा सकता है, उसके लिए किसी ट्रांसलेटर को पूरे दिन का हाँ, समय क्यों हाँ, चाहिए? और ये एक हाँ, अलग तरह का चैलेंज है। लगभग हमारा समय लगभग पूरा होने को है, हम करीब 1 अच्छा, घंटा हमें अच्छा। होने को है। कुछ नए सवाल और आ रहे हैं। तो सीमा जी की बात भी है। ऊपर विजय दत्त जी कह रहे हैं कि नए अनुवादकों के लिए क्या किसी प्लेटफॉर्म का सुझाव आप दे पाएंगे जहां से हम उभरते अनुवादकों को कुछ काम मिले? दूसरी बात, अमित तिवारी जी ने कुछ सवाल रखे, मैं एक साथ पढ़ देती हूँ और हम हाँ, हाँ, कोशिश हाँ। करेंगे कि एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ इस बातचीत को फिर कंक्लूड कर पाए। तो अमित तिवारी जी कुछ बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही रोचक और सार्थक बातचीत है। इसके लिए देवयानी और प्रियदर्शन जी, आप दोनों को बहुत आभार। मेरे कुछ सवाल हैं। अनुवाद और अनुवाद विज्ञान से जुड़ी बहुत सारी किताबें और कोर्सेज मिलते हैं। एक अच्छा अनुवादक होने के लिए इनका अध्ययन कितना जरूरी है? अनुवाद के क्षेत्र में शुरुआत कर रहे लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कविता का अनुवाद करते समय वाक्य विन्यासों में बदलाव कितना ठीक है? तो मुझे लगता है कि इसी के साथ में, क्योंकि ये बातचीत भी लगभग उसी दिशा में ले जा रही है, मैं अपना कंक्लूडेड क्वेश्चन भी आपके साथ आपसे जोड़ लेती हूँ इस बातचीत में, कि आप जो बाकी लोग, विजय दत्त जी ने और अमित तिवारी जी ने, दोनों ने जो पूछा है कि जो नए अनुवादक इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो एक तो प्लेटफॉर्म की जरूरत के बारे में, और जो अनुवाद के कोर्सेज को या इस तरह की किताबों को पढ़ने की जरूरत के बारे में, और खासतौर से कविता में जो वाक्य विन्यास की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात है जो हमने अभी तक नहीं छुई है। तो इस पे कुछ कहते हुए आप यदि नए अनुवादकों के लिए कुछ और अपनी तरफ से कुछ सुझाव, कुछ मैसेज देना चाहें, तो आप ज़रूर अपनी बात कहिए। देखिए, एक बात तो ये है कि मतलब मैं ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में अब ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। मुझे लगता है सुरेश सुप्रभ ने जो शुरू किया है वो भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसे और हुँ, भी होंगे। मुझे याद है कि जी। हमारे एक साथी संजय कुमार सिंह हैं, जनसत्ता में हुआ करते थे। वो अनुवाद का काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बरसों पहले उन्होंने एक किताब का अनुवाद किया था, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स, जो वो आर वेंकट रमन की किताब थी, जो राष्ट्रपति बनने के बाद इस मतलब राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने लिखी थी। उसका अनुवाद उन्होंने संजय सिंह ने किया था, बाद में अनुवाद के काम में लग गए, वो पूरा ब्यूरो चलाते हैं। लेकिन जी। ज्यादातर वो साहित्यिक कम गैर साहित्यिक सरकारी एनजीओ उस तरह के अनुवाद करते हैं, तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। दूसरी बात, क्या अनुवाद से जुड़े किताबें, मेरा मानना है कोई भी किताब आप पढ़िए, जब आप बहुत ज्यादा पढ़िए, मैं जरूर चाहता हूं। और ये अनुवाद नहीं, जीवन की समझ के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। आपके भीतर जितने ज्यादा शब्द होंगे, अनुभव की जितनी संपदा होगी, आपके भीतर किसी स्थिति पे विचार के जितने विकल्प होंगे, आपकी रचना हो चाहे आपका अनुवाद हो, वो दोनों उतने ही समृद्ध होंगे। एक बिल्कुल। तीसरी बात जो कविता के अनुवाद के संदर्भ में थी, कविता का अनुवाद तो मैं मानता हूं कि मतलब दुनिया में बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये बोल के फिर मैं जानता हूं कि उसको अनुवाद करना ही होगा उसका। मैं मुझे याद है कि बहुत पहले शेक्सपियर का जो ब्लो ब्लो द विंटर विंड दाउ आर नॉट सो अनकाइंड, किसी ने ट्रांसलेट किया था, जो हमारे स्कूल में चलता था, बहो है शिशिर समीर, देते नहीं तुम उतनी पीर, देता जितना हृदय विदार, मानव का कृतज्ञ व्यवहार। तो हुँ, हुँ। शब्दशः जो अनुवाद है, वो आपको फिर उसी सांगीतिकता को संभव नहीं होने देता जो मूल कविता में मौजूद है, इसलिए आपको शब्द बदलने होंगे। लेकिन कविता के अनुवाद की मुश्किल एक और है, कविता शब्दों से ज्यादा प्रतीकों में चलती है, और प्रतीक जो हैं वो हर जगह बदल जाते हैं। जैसे समंदर का प्रतीक मुझे लगता है कि यूरोपीय देशों में बहुत पास का प्रतीक है, जैसे हमारे लिए जंगल है, शायद उनके लिए समंदर है, समंदर उनके लिए बीच उनके खेलने की जगह है। तो समंदर जितना भव्य, जितना उदात्त और जितना सुदूर हमारे लिए है, हम जो लैंडलॉक्ड लोग हैं, जो भू आविष्टित लोग हैं, हम लोगों के लिए समुद्र का प्रतीक एक दूसरा प्रतीक है। लेकिन वो अब अनुवाद करेंगे तो समुद्र को समुद्र में ही अनुवाद करेंगे, समुद्र को हम जंगल नहीं बना सकते। अनुवाद की एक सीमा ये है। इसके बावजूद दुनिया की बहुत सारी कविताएं, बर्तोल्ट ब्रेख्ट जो कि विचार के कवि थे, उनका अनुवाद आसान है। शिम्बोर्स्का जो विचार के कवि हैं, उनका आसान है अनुवाद।
सिल्विया प्लाथ की कविताओं का अनुवाद बहुत मुश्किल है, उसको ओरिजिनल समझना भी मुश्किल है। और इधर मैंने अनुवाद के कई काम किए, मैंने पाया कि ज्यादातर जगहों पे मूल रचनाओं के भावों को आप अनुवाद करते हुए आपको अतिरिक्त छूट लेनी पड़ती है उसको कोई अर्थ देने के लिए। जी, तो कविता का अनुवाद बहुत रिस्की अनुवाद है, उसमें जी, बहुत गहरे काव्य तत्व की और कवि से परिचय की भी अपेक्षा होती है। लेकिन जी, हम जिस पेशेवर अनुवाद की बात कर रहे हैं, साहित्य और साहित्यतर अनुवाद की, उसमें मेरी एक ही सलाह होगी कि अच्छा, एक बात और, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी, जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भाषा में जिसको हम क्लिष्ट और सरल बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे जी, शब्द आपकी जरूरत के हिसाब से पैदा होते हैं और जो जी, क्लिष्ट शब्द होते हैं कल को सरल हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण जी, देता हूँ। 2004 में जब सुनामी आई थी, दक्षिण जी, भारत हिंद महासागर के किनारों पे जो भूकंप आया हुँ, था, हुँ, हुँ, जिसकी तबाही हम सबने देखी, तो पहली बार एक जी, शब्द आया सुनामी। हम लोग जी, हैरान थे कि ये बिल्कुल, शब्द कहाँ का है। तो हमने बिल्कुल, उसका अर्थ दिया बाकायदा कि सुनामी यानी समुद्र के नीचे आने वाला भूकंप, जिसकी वजह जी, से लहरें जो है तट की ओर भागती हैं और तबाही जी, फैलाती हैं। 10 बिल्कुल, साल बाद 2014 में सुनामी हुँ, हिंदी का हुँ, मुहावरा बन चुका था। नरेंद्र मोदी की जी, सुनामी आई थी, ममता की सुनामी आई, बिल्कुल, केजरीवाल हुँ, की सुनामी आई। तो सुनामी ही एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। पहली बार हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चलता है सेल गुरु। एक जी, लड़की जो ट्रांसलेट कर रही थी मेरे पास आई कि हुँ, सर हुँ, इसका मतलब बताइए। वाक्य था, यू कैन हुँ, हुँ, टेक अ गुड सेल्फी फ्रॉम दिस फोन। हम लोग दोनों सेल्फी पे अटक गए कि सेल्फी का मतलब क्या हुआ। हम दोनों ने अनुमान लगाया कि अपने चित्र के बारे में होगा। तब लोग बात बिल्कुल, करते रहे कि इसके लिए क्या लगाएं, स्वचित्र लगाएं, क्या पीछे स्वचित्र ले सकते हैं, आप अपनी तस्वीर ले सकते हैं, क्या करें। वो जी, सेल्फी आज जो है बच्चा बच्चा जानता है। हम एक सेल्फी में बिल्कुल, समाज में बदल गए हैं। तो शब्द बिल्कुल, जटिल या सरल नहीं होते हैं, शब्द अपने अर्थ संप्रेषित करने वाले होते हैं। इस पे भरोसा रखें, मूल को समझें, अनुवाद जिस भाषा में आप कर रहे हैं उस भाषा की पूरी जानकारी आपके पास हो और कभी किसी की मदद लेने में हिचके नहीं। अक्सर लोग जी, सोचते हैं कि मैं पूछ लूंगा किसी शब्द के बारे में तो छोटा हो जाऊंगा। ऐसा जी, होता नहीं है। आप जी, जब दूसरे से बात करते हैं तो उसको भी एक अवसर देते हैं कि वो एक जी, शब्द के बारे में सोच सके। कभी किसी जी, दूसरी बातचीत में मैं ऐसे उदाहरण ढेर सारे रख सकता हूँ, जब हमने जी, ऐसे शब्दों का संधान किया। मुझे लगता बिल्कुल, है कि बिल्कुल, मेरी ओर से बात यहाँ खत्म होती है। जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत मौज़ू बातचीत है जहाँ पे हम इसको ख़त्म कर रहे हैं और ख़ास तौर से कविता के बारे में जो आप बात कह रहे हैं कि कविता के क्योंकि कविता का अनुवाद वाक़ई कविता को पढ़ना, कविता को समझना और फिर उसकी जो अनुवाद की चुनौतियाँ हैं, डेफ़िनिटली बहुत रिस्की है लेकिन होते रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत होना चाहिए क्योंकि दुनिया भर का जो कविता का मुहावरा है वो हम तक पहुंचना भी चाहिए और वो हमारे संसार को और समृद्ध भी करता है। तो और मुझे लगता है कि आपने काफी सारी महत्वपूर्ण बातें आज कही हैं, खासतौर से अनुवाद के स्किल्स को लेके कैसे हम बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में बहुत सारी बात हुई है। पढ़ने का जो विभिन्न भाषाओं में पढ़ने का जो संस्कार है उस पे हमारी बहुत सारी बातचीत हुई आज। और फिर जो अनुवाद करने वालों की जो पेशेवर चुनौतियां हैं और उसका जिस तरह का मानदेय और उसको लेके जो हम सभी के को जो प्रश्न परेशान करते हैं उस पे बहुत सार्थक, बहुत उपयोगी बातचीत, बहुत सारी नई बातें आपने बताई हैं। मुझे लगता है कि सब जो भी हमारे साथ साथी जुड़े रहे हैं ज़रूर उनके लिए ये बातचीत आगे भी वो उसको सुनना चाहेंगे और हो सकता है कि कुछ उपयोगी रेफरेंसेस उन्हें इस बातचीत से मिले। प्रियदर्शन जी, आप ने अपना समय निकाला हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको बहुत-बहुत आभार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपको भी रहने के लिए। धन्यवाद कि आपने मुझे जोड़ा, नहीं तो लोग भूल जी। जाते हैं कि मैं अनुवाद भी करता रहा हूँ। तो जी, और सभी साथी जो जुड़े रहे, आप सभी को बहुत शुक्रिया कि आपने इस मंच पे रह के हम सबका हमारा हौसला बढ़ाया। नमस्ते।